थ्योरी पढ़ेंगे। लिखो एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। यस सर। बेटा, जब दो लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है तो उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल पर अगर फोर्स लगाएगा तो वो कोहेसिव फोर्स होगा। लेकिन जब दो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है तो उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे अगर हम आप पानी में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर डिप कर दें, मान लो ग्लास प्लेट को पानी में डाल दें, तो पानी के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास प्लेट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा एडहेसिव। ठीक है। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, इतना सा एक लाइन लिख लो बस ताकि कंप्लीट हो जाए। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स between two like molecules intermolecular force between two like molecules is called cohesive force, यस सर। whereas intermolecular force between intermolecular force between two molecules of different material is called adhesive force. Is called adhesive force, है ना? यस सर। बच्चा, कोई भी लिक्विड सॉलिड को गीला करेगा या नहीं करेगा ये उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है या कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। मान लीजिए हम बात करते हैं, अगर हम ग्लास प्लेट को पानी में डिप करते हैं तो ग्लास प्लेट को पानी में डिप करने पर जो पानी और ग्लास प्लेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, दे आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगाता है वो वीक होता है कंपैरेटिवली पानी का मॉलिक्यूल ग्लास मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो ये हमने ग्लास वो पानी बना दिया और इसमें कोई ग्लास रॉड हमने डिप कर दी, ये कोई ग्लास रॉड है, सॉलिड रॉड है। अब होता क्या है, सर। हाँ, पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ कर रखेगा, ऐसे समझे, और ग्लास का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ कर रखेगा। ये टग ऑफ वॉर है, ये मान लो। अब ग्लास का पानी के मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज स्ट्रॉन्गर, तो इसका मतलब जब ग्लास प्लेट को, ग्लास रॉड को वापस बाहर निकालेंगे तो ग्लास प्लेट ग्लास रॉड से पानी के मॉलिक्यूल चिपक कर बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर फोर्स लगा रहे थे। इसका इसलिए ये सॉलिड जो है वो लिक्विड से गीला होते हैं, या लिक्विड जो है वो सॉलिड को गीला करता है। तो लिक्विड वेट्स द व्हेन क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस। तो एक लाइन ये ऐड कर लो, ए लिक्विड वेट्स द सॉलिड, a liquid wets the solid when adhesive forces are stronger than cohesive forces. Adhesive forces are stronger than cohesive forces. यस सर। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, वाटर वेट्स द ग्लास प्लेट,
वाटर वेट्स ग्लास प्लेट, हम्म क्योंकि ग्लास प्लेट और वाटर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है ग्लास तो पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव है उससे। बट सेकेंड एग्जांपल, मर्क्यूरी डज नॉट वेट ग्लास प्लेट। अगर आप ग्लास प्लेट को मर्क्यूरी के पोर्ट में डाल दोगे तो मर्क्यूरी ग्लास प्लेट के बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, सूखा का सूखा बाहर आ जाएगा। ग्लास प्लेट की जरूरत नहीं, अपने हाथ को मर्क्यूरी में डाल दो, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। उसका रीजन है मर्क्यूरी का जो कोहेसिव होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्स। तो जब कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा एडेसिव से, वो सॉलिड लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं करेगा। लेकिन अगर एडेसिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर है कोहेसिव से तो लिक्विड सॉलिड को गीला करेगा। बहुत सीधी सी बात है। और इसी पर ये जो वाटर प्रूफिंग एजेंट्स होते हैं, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स जो होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बनाए जाते हैं। अगर मान लो, हाँ, जैसे मान लो आपन को किसी चीज से पानी से बचाना है किसी सॉलिड को, तो उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं ऐसे मटेरियल की जिसका जो एडहेसिव ज्यादा होता है, पानी से वो कम हो जाए। हाँ, मतलब एडहेसिव कम हो, ऐसा ऐसे मटेरियल को कोटिंग कर देते हैं जिसका पानी के साथ एडहेसिव वीकर हो, ताकि वो पानी उससे ना बेटा। ठीक है, चलो ये यस सर। अब लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर मैं बहुत सारे डायग्राम बनाता हूँ और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में सरफेस टेंशन को पढ़ाने का, और बाकी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सरफेस टेंशन तो मैं देखता हूँ यहाँ पर अब डायग्राम कैसे बनते हैं। इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? अच्छा सुनो, एंगल ऑफ कांटेक्ट से पहले हमें ये देखना है शेप ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस जानते हो? नहीं सर। अरे कभी केमिस्ट्री लैब में गए हो? हाँ सर। केमिस्ट्री लैब में कभी ब्यूरेट में पानी भरा है, KMnO4 भरा है? हाँ सर। ऊपर का सरफेस देखा है? उतने ध्यान से नहीं। इतना ध्यान से नहीं, कभी भी जाने का मौका मिले देखना। मान लीजिए ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में जब आप पानी भरते हो या किसी भी फाइन ट्यूब में पानी भरते हो तो गौर से देखो, यहाँ पर पानी है ना फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस होता है। कभी भी देख लेना, ग्लास में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ग्लास बहुत चौड़ा होता है। अपन को नैरो ट्यूब चाहिए तो पानी का सरफेस ऐसा मिलेगा आपको, गौर से देखना। ये ब्यूरेट में बहुत कॉमन फिनोमिना है, कॉमन। दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस। इस सरफेस को मेनिस्कस कहते हैं। अब ये सरफेस कर्व क्यों हो गया ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही मेरा टॉपिक है कि ये सरफेस कर्व क्यों हो जाए। ओके, सपोज कीजिए ये पानी है, ये हमने एक ग्लास प्लेट इसमें डिप कर दी। ये कोई ग्लास प्लेट है, यहां पर एक पानी के मॉलिक्यूल को कंसीडर कीजिए। ये पानी का मॉलिक्यूल उस जगह है जहां पर ग्लास प्लेट और पानी कांटेक्ट में है। आई मीन पानी का सरफेस और ग्लास प्लेट कांटेक्ट में, और एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दीजिए जो कल बनाया था। ओके। अब आप बताइए इस स्फीयर में 3 तरह के मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल होंगे सॉलिड, एयर, वाटर और ग्लास। हाँ, ये ग्लास के मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है और ये एयर के हैं। एयर के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत कम होगी, इसलिए हम इस वाले फोर्स को, बिल्कुल इस वाले फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, खत्म। अब ये वाले पानी के सारे मॉलिक्यूल इस वाले पानी के मॉलिक्यूल को इधर खींचेंगे। ये कोहेसिव फोर्स होगा क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल पर जो रिजल्टेंट लगा रहा है वो कोहेसिव है। ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर में ग्लास का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर खींचेगा, रिजल्टेंट इधर आएगा क्योंकि 2 हेमीस्फीयर मिलकर रिजल्टेंट इधर बना लेंगे। यस सर। ये रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स है, दिस इज द एडहेसिव फोर्स। अब आप एफसी कोहेसिव के 2 कंपोनेंट लीजिए, साफ दिख रहा है ये एंगल 45 है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा FC/√2 और ये वाला कंपोनेंट भी होगा FC/√2।
अब इसके बाद हम 3 अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक काम करो, शेप ऑफ मेनिस्कस लिखकर ये बना लो एक बार डायग्राम, क्योंकि मैं हो सकता है स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब हम अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट केस है वो है, अगर एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय रूट 2। लक्ष्य, अगर एफ ए एफ सी बाय रूट 2 से बड़ा है तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स जो दिखाई दे रहे हैं, इनका रिजल्टेंट बाहर आएगा। तो यस सर। ये मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लीजिए ग्लास प्लेट है और यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। एफ ए और एफ सी बाय रूट 2, उन दोनों का रिजल्टेंट बाहर आ गया। दूसरा एफ सी बाय रूट 2 नीचे है, ये एफ सी बाय रूट 2 नीचे है। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, एक सिंपल वेक्टर एडिशन है ये, वो इधर आएगा। हाँ। इसको लिख रहा हूँ रिजल्टेंट आर। बच्चा, ये हमेशा लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, उसके मॉलिक्यूल्स पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है, सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इधर हो गया, इस साइड, इसलिए यहाँ पर सरफेस हॉरिजॉन्टल ना होकर ऐसे थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसे। ठीक है। और जैसे जैसे हम ग्लास प्लेट से दूर जाएंगे, वैसे वैसे एडहेसिव फोर्सेस खत्म हो जाएंगे, नेट कोहेसिव बचेगा। और हमें पता है नेट कोहेसिव तो नीचे लगने वाला है, इसलिए आगे जाकर सरफेस वापस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। लेकिन ग्लास प्लेट के बिल्कुल क्लोज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सरफेस थोड़ा सा कर्व दिखाई देगा। दिस शेप इज कॉनकेव। ठीक है। अब अपने क्या बोलते हैं उसमें, ब्यूरेट जो होता है, ब्यूरेट में क्या होता है, इतना नैरो, दोनों सरफेस इतने क्लोज होते हैं कि एक तरफ से जो कर्व इफेक्ट खत्म होने लगता है तो दूसरे सरफेस का कर्व इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो हमें पूरा कर्व दिखाई देता है ऐसे। और इसीलिए अगर हम कोई वाइट ट्यूब लेंगे तो वाइट ट्यूब में ऐसा सरफेस दिखाई देगा, यहाँ से हल्का सा कर्व दिखाई देगा, फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर यहाँ जाकर कर्व होगा ऐसे। अच्छा। आप है ना, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उसी से आप अपने सिंपल जो पानी पीने का ग्लास होता है उसके बिल्कुल क्लोज जाकर देखना, आपको शेप थोड़ा सा कर्व दिखाई देगा। ओके सर। है ना। तो ये अपना फर्स्ट केस था जहां पर एफ ए एफ सी बाय रूट 2 से बड़ा था। अब अपना सेकंड केस, अगर उल्टा हो जाए, एफ ए एफ सी बाय रूट 2 से छोटा है, एफ ए इज लेस देन एफ सी बाय रूट 2, तो बच्चा उस कंडीशन में फिर क्या होगा। हाँ बोलो सर। वो जैसे हम लोग जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें एफ ए ग्रेटर देन एफ सी बाय रूट 2 होता है। बेटा ग्लास का एग्जांपल है, ग्लास और वाटर के लिए ये वाला केस ही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो एग्जांपल है ये पानी और ग्लास का एग्जांपल है, नॉर्मली यही होता है। ठीक है। दूसरा वाला केस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ
वो तो सिर्फ मर्क्यूरी के केस में होता है और कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी इज द बेस्ट एग्जांपल जिसका कोहेसिव बहुत स्ट्रॉन्गर है। हाँ हाँ, तो ये हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में हमने Fa को Fc/√2 से बढ़ा लिया है, तो दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स जो थे उनका रिजल्टेंट बाहर आएगा। यस सर। दूसरा Fc/√2 नीचे आएगा, हाँ तो फाइनल रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। यस सर। अभी अभी मैंने बताया दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, जहां पर रिजल्टेंट फोर्स होता है लिक्विड का सरफेस उसके परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर सरफेस परपेंडिकुलर हो जाएगा और दूर जाने पर फ्लैट हो जाएगा, यानी कि ये कॉन्वेक्स ठीक शेप है। बनेगा। एंड दिस ओके। इज मर्क्यूरी एंड ग्लास। जब हम ग्लास प्लेट को मर्क्यूरी के कांटेक्ट में लाएंगे तो मर्क्यूरी का शेप ऐसे नीचे ना बनकर ऊपर उल्टा बनेगा, ऐसे। ठीक है। और पानी वाले केस में ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना। ठीक है। तो ये हाँ दोनों, सर। हाँ। और तीसरा बेटा बहुत स्पेशल केस है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए Fa और Fc/√2, तो सरफेस कर्व होगा ही नहीं, फ्लैट होगा। वो एक स्पेशल केस होता है जब सिल्वर, चांदी, पानी के अगर कांटेक्ट में आए। अच्छा। सिल्वर और वाटर अगर कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्पेशल केस होता है, वहां पर सरफेस फ्लैट होता है, कर्व नहीं होता, बिकॉज Fa और Fc/√2 एकदम इक्वल होते हैं। दैट इज वेरी स्पेशल केस, लेकिन अपने लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए अपन ये दो केस पर ही आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप ये दोनों डायग्राम सब कुछ बना लो, और कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। पानी वाले केस में कॉनकेव सरफेस बनता है और मर्क्यूरी वाले केस में कॉन्वेक्स सरफेस बनता है। अब हम वापस से एंगल ऑफ कांटेक्ट पर आ जाते हैं ना। ओके। बच्चा अगर हम एक ग्लास प्लेट ले, पानी में डालें, तो अभी अभी मैंने बताया सरफेस ऐसा बनेगा। ये पानी का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सरफेस ऐसा बनेगा और आगे जाकर कर्व हो जाएगा। यस सर। इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट, यार एक मिनट रुको, बंद नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये टेंजेंट मैंने लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ किया है और उस पॉइंट पर ड्रॉ किया है जहां पर लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में है। तो अगर यहाँ इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, तो ये टेंजेंट सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा ये कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। रिमेंबर, सॉलिड सरफेस के साथ एंगल उस सरफेस से लेना है जो लिक्विड के अंदर हो, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस बाहर भी है। थीटा मैं ये भी बना सकता था, लेकिन आपको अंदर वाला थीटा लेना है जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। अगर मर्क्यूरी वाला केस देखो, मर्क्यूरी में उल्टा होगा, मर्क्यूरी में ऐसा सरफेस बनेगा। इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट हियर, तो ये टेंजेंट ऐसा आएगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट ये आएगा, ध्यान रखो अंदर से लेना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके। सो फॉर ग्लास एंड वाटर, angle of contact is acute angle, and for glass and mercury angle of contact is obtuse angle। तो हम सीधा सीधा सा बोल सकते हैं, जहां पर एडेसिव बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, रिवर्स करते हैं, एडेसिव बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, है ना, वहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा। और जहां कोहेसिव बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं,
वहां एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होगा। बहुत क्लियर सी बात है। मरकरी वाले केस में कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है। पानी और ग्लास वाले केस में एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट को वर्ड्स में लिखाऊं क्या? इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस। नो सर, वो लिख लूंगा। आप लिख लेना, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन है वो। हाँ। यस सर। ओके। अब इसमें एक और कंक्लूजन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, वहां पर मैंने एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ से वो स्टेटमेंट बोला था। अब उसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट से बोलते हैं। इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंगल, देन लिक्विड वेट्स द सॉलिड, बट इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल, देन लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। बात वही है, घूम फिर कर वहीं आ गए हम। जिसके लिए एक्यूट एंगल है वहां पर एडहेसिव स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो गीला करता है, चिपक जाता है। यस सर। और जहां पर ऑब्ट्यूस है वहां कोहेसिव स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो नहीं चिपकता। बस सीधी सी बात। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद अच्छा कुछ और चीजें हैं जो मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे अगर हम पानी में ऑयल की कोई ड्रॉप डाल दें तो वो ड्रॉप फैल जाती है। लेकिन पानी में अगर हम एक मर्क्यूरी की ड्रॉप डालते हैं तो वो फैलती नहीं है, ड्रॉप फॉर्म में ही रहती है। आल्दो वो नीचे जरूर चली जाएगी, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो नीचे जाकर बैठ जाएगी, लेकिन ड्रॉप फॉर्म में रहेगी। इसका भी सीधा सीधा रीजन वही कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है। क्योंकि है ना, हाँ, पानी में जब हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल का जो कोहेसिव है वो बहुत वीकर होता है पानी के एडहेसिव के कंपैरिजन में। अब अगर किसी लिक्विड का कोहेसिव बहुत वीकर है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए वो फैल जाती है ऑयल। और मर्क्यूरी का कोहेसिव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कोहेसिव स्ट्रॉन्गर होने से मर्क्यूरी का एक मॉलिक्यूल मर्क्यूरी के दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है। इसलिए वो ड्रॉप जो है वो स्प्रेड नहीं होती, फैलती नहीं है, ड्रॉप फॉर्म में ही रहती है। अगर हम दो ग्लास प्लेट्स के बीच में एक पानी की ड्रॉप फंसा दें, आप मान लीजिए दो ग्लास प्लेट्स हैं, एक मिनट, ये दो ग्लास प्लेट्स हैं। इन दोनों के बीच में अगर मैं एक पानी की ड्रॉप थोड़ा सा फंसा दूं तो उसकी शेप कैसी बनेगी, सोचिए।
ये ओवल। 2 ग्लास प्लेट है, इनके बीच में एक पानी की बूंद ड्रॉप फंसी हुई है, तो उसकी शेप कैसे बनेगी? सर्कल या चपटी। ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होना चाहिए। हाँ अरे लक्ष्य, अपनी दोनों उंगलियों के बीच में सर, पानी के ड्रॉप दो ओवल ओवल। के बीच में फंसाकर फिर ऐसे थोड़ा सा दूर करके देखो कैसे शेप आती है, याद करो। सिलिंड्रिकल। नहीं, सिलेंडर तो मतलब ऐसे शेप आती है सर। हाँ, ये कुछ इस तरह का बनेगा, देखो। हाँ यही शेप। ये ड्रॉप बनेगी। यहाँ पर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट को फॉलो होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ये बनेगा, एंगल ये होगा, यस थीटा ये सर। होगा, हाँ है ना? हाँ। क्योंकि थीटा एब्ट्यूस है। और अगर मैं 2 ग्लास प्लेट के बीच में मर्क्यूरी के ड्रॉप को फंसा दूं, तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा या फिर हाँ वैसा ही बिल्कुल कुछ। सही 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 है, काफी हद तक सर्कल भी बनेगा, थोड़ा सा ओवल शेप हाँ। होगा, हल्का सा। हम्म। तो मर्क्यूरी की ड्रॉप ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे। ये मर्क्यूरी है, यस सर। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अंदर से आएगा, तो दिस यस इज सर। मर्क्यूरी ड्रॉप बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स। और दिस इज वाटर ड्रॉप, अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, यस सर। बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स, लिख भी देना, वाटर ड्रॉप बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स और मर्क्यूरी ड्रॉप बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स। यस सर। ओके बेटा, अब हम बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिलरी एक्शन। क्या कैपिलरी एक्शन के बारे में क्या जानते हो? मतलब मैं साइंस नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ फिनोमिना पूछ रहा हूँ, व्हाट इज दिस। साइंस में बताऊंगा इसके। सर सर जैसे वो जैसे ट्री में भी पानी ऊपर जाता है वो उसके अंदर से वैसे ही कैपिलरी एक्शन होता है। हम्म अगर हम पहली बात हम ये जानते हैं, ये पढ़ते हैं, कैपिलरी किसे बोलते हैं बेटा? तो अगर बहुत फाइन ट्यूब है ना, ये बहुत पतली ट्यूब है जो दोनों एंड से ओपन है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। वेरी फाइन ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज कॉल्ड कैपिलरी। जब ओके। इस कैपिलरी को हम पानी में डिप करेंगे वर्टिकल पोजीशन में, तो पानी इस कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाएगा। यस सर। ये मान लो मैंने पानी में कैपिलरी डिप की, तो पानी यहां तक ऊपर चढ़ हाँ। जाएगा, ऐसे। दिस इज हाइट h। हम लोग अब ओके। ये डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये पानी ऊपर क्यों चढ़ा और कितना चढ़ा। फिर एक फार्मूला डिराइव करेंगे, पहले ये डिस्कस करेंगे पानी ओके। ऊपर चढ़ता क्यों है, और फिर डिस्कस करेंगे कितना चढ़ता है। हम्म। रिमेंबर, अगर इसी ग्लास ट्यूब को, इसी कैपिलरी को आप मर्क्यूरी में डिप करते तो रिवर्स हो जाता। अगर पानी ये लेवल से नीचे होता। नीचे आता, मर्क्यूरी बाहर आउटर लेवल से नीचे आ जाता, ये आउटर लेवल है, हाँ। मर्क्यूरी यहाँ आ जाता है, और रिवर्स शेप होती, शेप का भी ध्यान रखना है, यस सर। अच्छा हाँ शेप। शेप का भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये मर्क्यूरी नीचे हाँ। उतर आता h,
तो ऐसा क्यों होता है और इसके नेचुरल फिनोमिना जैसे आपने बताया ट्रीज में होता है, ट्रीज में पानी ऊपर ब्रांचेस से ऊपर जो पानी जाता है, और उस दिन अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि अगर हम एक पानी की बत्ती कपड़े पर डाल दे, बत्ती का, हाँ वो फैल जाता है। हाँ वो फैल जाता है। बत्ती में पानी ऊपर कैपिलरी एक्शन से आता है। अगर आप कोई आपके पास मिट्टी है, कोई मिट्टी को, सूखी मिट्टी का कोई लंप है, उसको आप हल्का सा पानी से छुआ दो, वो पूरा गीला हो जाएगा। मिट्टी में बहुत अच्छी कैपिलरीज होती हैं, उसकी वजह से पानी स्प्रेड होता है। यस सर। हाँ, तो ये सब है कैपिलरी एक्शन। अब एक आपको बताता हूँ, एक बार एक रूमर उड़ी थी, मैं फाइनल ईयर में था उस समय, 97 की बात है, 1997। आपका डेट ऑफ बर्थ तो 2003 है शायद, कितना है? हाँ। तो आपके बर्थ से 6 साल पुरानी बात है, मैं फाइनल ईयर में था। तो एक रूमर उड़ी थी कि है ना, गणेश जी दूध पी रहे। आप पूछना मम्मी पापा से। तो गणेश जी दूध पी रहे, ये रूमर उड़ी थी कि आप है ना चम्मच से, गणेश जी चम्मच में दूध लेकर या कटोरी में दूध लेकर और उसे गणेश जी की सूंड से टच करो तो वो सारा दूध पी जाएंगे। और ये हो भी रहा था, लेकिन लोगों को इसके पीछे का साइंस नहीं पता था। अपन इंडिया में जानते हैं कि अपने अंदर फेथ श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि हम लोग साइंस को भी पीछे छोड़ देते हैं ऐसे टाइम पर। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम उसे टच कर आते हैं दूध को, तो कैपिलरी एक्शन से दूध ऊपर चढ़कर और पूरी मूर्ति में, गणेश जी की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसमें फैलकर और जमीन पर चला जाता है। हाँ, अब मूर्ति जो है वो व्हाइट है और दूध भी व्हाइट है, इसलिए दिखाई नहीं देता। हाँ, तो ऐसे ऐसे किस्से होते रहते हैं। दिस इज कैपिलरी एक्शन। बस मेरा जो ऑब्जेक्ट था बताने का वो यही था कि ये भी एक कैपिलरी एक्शन ही है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक डायग्राम आपको मैं बना रहा हूँ कैपिलरी को मैं ऐसा। सर वो ये डायग्राम कॉपी कर लूं क्या, मरकरी और वाटर वाला? बिल्कुल, आपको जो भी कॉपी करना करो। देखो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे की एक भी स्लाइड्स अपन ने डिलीट नहीं की है, आप बोल देना मुझे। लेकिन ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी कैसे ये मुझे नहीं पता, उसका भी कोई तरीका होगा इनको सेव करने का, होता है तो है। तो आप आराम से कॉपी करो। पढ़ने का मजा ही तब आएगा, अपन को क्लासरूम लगेगा ही तब जब आप कॉपी करते रहोगे। करो। यस सर। यस सर। तो बच्चा, कैपिलरी एक्शन क्यों होता है उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। बच्चों ये है ना, रेक्टेंगल है, इसमें वो सिलेंडर का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने रेक्टेंगल बनाया है। आप मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ऊपर से और नीचे से सिलेंड्रिकल है, रेक्टेंगुलर नहीं है और ओपन है दोनों तरफ से। जब हम इसे पानी में डिप करते हैं ना, ये पानी का सरफेस है, तो पानी का शेप ऐसा हो जाता है, ऐसा। यस सर। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब भी पानी किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, एक मिनट मैंने वीडियो ऑन कर लूं। पानी जब सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉलिड को अपने तरफ पुल करता है, याद है? हाँ तो सर। ये यहाँ पर ये पानी सॉलिड को अपनी तरफ पुल करेगा ऐसे,
और याद करो मैंने ये भी बताया था, ये जो फोर्स होता है ये सरफेस के, लिक्विड के सरफेस के पैरेलल होता है, उस दिन बताया था ना। हाँ ये फोर्स होता है बेटा टीएल, कितना? टीएल। अब मुझे बताओ अपने इस केस में एल कितना आएगा अगर इस कैपिलरी का रेडियस आर है तो? ये एल कौन सा लेंथ होता था? करेक्ट, यू आर करेक्ट, 2 पाई आर। इसका मतलब ये फोर्स हो गया 2 पाई आर, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? थीटा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, अच्छा उल्टा ऐसे में चलो, ऐसे चलो, ये एक्शन है और ये इसका रिएक्शन है। एक्शन क्या है? पानी ने सॉलिड को खींचा, और रिएक्शन क्या होता है? सॉलिड ने पानी को खींचा। हम रस्सी पर कैसे चढ़ते हैं? हम रस्सी को नीचे खींचते हैं, रस्सी हमें, रोप हमें ऊपर खींचती है, तब हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पर वैसे ही हुआ। पानी ने कैपिलरी को नीचे खींचा और कैपिलरी ने पानी को ऊपर खींचा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट पानी को ऊपर चढ़ा देगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? टीएल कॉस थीटा। टी कितना था? ओ सॉरी, एल कितना था? 2 पाई आर। तो ये हो गया, अरे यार एक मिनट, एल गलत लिख दिया, 2 पाई आर टी, ये हो गया टीएल कॉस थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये पानी को तब तक ऊपर चढ़ाता रहेगा जब तक ये वाला फोर्स पानी के वेट के बराबर ना हो जाए। 2 पाई आर टी कॉस थीटा, जब तक mg से बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक ये पानी को ऊपर खींचता रहेगा। ये है इसके पीछे का साइंस। तो एक बार इस डायग्राम को और बना लो, इसमें आपको अगर कुछ लिखना है तो आप लिख लो, मुझसे कह दो, मैं बोल दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। सर पर हमको पता कैसे चलेगा कि वो वेट इक्वल हो गया है? नहीं, हमें क्या पता थोड़ी ना लगेगा, पानी रुक जाएगा ऊपर चढ़ता चढ़ता। हम तो साइंस बता रहे हैं भाई। ये 2 पाई आर टी कॉस थीटा पानी को ऊपर खींच रहा है, हमें थोड़ी ना रोकना है पानी को, है ना। ये 2 पाई आर टी कॉस थीटा पानी को ऊपर खींच रहा है, धीरे धीरे पानी का वेट बढ़ रहा है। जो अपन को mg सिर्फ उस पानी का लेना है जो ऊपर चढ़ा है, बाकी पानी से कोई मतलब नहीं है। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे पानी अपना आप रुक जाएगा। तो जब पानी ऊपर चढ़ते चढ़ते रुक जाए तो समझ जाओ कि वेट बैलेंस हो गया। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक और डायग्राम बनाऊंगा जो फाइनल होगा। सर एक बार स्लाइड, एक बार वो वाला फिर से चाहिए। ये लो। यस सर, हो गया। ये मैंने कैपिलरी बनाई, ये बाहर के पानी का लेवल है, ये पानी यहां तक चढ़ गया, ये हाइट h है। पानी सॉलिड को नीचे पुल कर रहा था, सॉलिड ने पानी को ऊपर पुल किया था थोड़ा सा वो, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर आया था वो था 2 पाई आर टी कॉस थीटा। ये 2 पाई आर टी कॉस थीटा सिर्फ इस पानी के वेट को बैलेंस करेगा बस। पानी अपने आप चढ़ना बंद हो जाएगा जब 2 पाई आर टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। अब आप बताइए। यस सर। अगर ये m कौन से पानी का मास है जो ऊपर चढ़ा है? ये सिलेंडर है जो पानी ऊपर चढ़ा है। मास होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया। ये पाई कट गया, आर कट गया, सब कट पिट होकर h आ जाएगा
2t cos थीटा, ये फार्मूला आपको जरूर देखा हुआ लगेगा, अपॉन आर रो जी। ये बच्चा किसी भी कैपिलरी में जो पानी ऊपर चढ़ता है उसकी हाइट का फार्मूला है। ठीक है। तो ये डायग्राम दोबारा बनाओ और ये कैलकुलेशन लिख लो। यस सर। सर हाँ बेटा। इसमें जैसे क्वेश्चन रहेगा तो हमको थीटा गिवन रहेगा? हाँ, मैं आपको बताऊं, जो वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये लगभग 8 डिग्री होता है, 8। अच्छा। लेकिन बोलते हैं अगर हम प्योर वाटर ले लें और उसका ग्लास के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट लें तो 0 डिग्री आता है। लेकिन सच्चाई तो बात ये है कि पानी आप कोई सा भी ले लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट इतना कम होता है कि हम कैलकुलेशन में उसे 0 डिग्री ही एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि cos 80 डिग्री भी लगभग 1 ही आएगा, आप जानते हैं। हाँ हाँ। है ना। दूसरा केस, मर्क्यूरी का ग्लास के साथ जो एंगल होता है वो होता है 138 डिग्री। बट फॉर इजियर कैलकुलेशन हम ये मानते हैं थीटा जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 135, क्योंकि 135 90 प्लस 45 होता है, तो हमारे लिए cos थीटा माइनस 1/√2 हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर पता भी लग रहा है, मर्क्यूरी के लिए थीटा 135 लेंगे, cos 135 माइनस 1/√2 होगा, तो माइनस आने से ये पता लग गया मर्क्यूरी ऊपर चढ़ने की जगह हाइट नीचे है, नीचे आएगा, नीचे गई। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अपने आप बता रहा है कि थीटा, cos थीटा अगर पॉजिटिव आता है मतलब पानी ऊपर चढ़ रहा है, cos थीटा नेगेटिव आता है मतलब पानी नीचे उतर रहा है, बस खत्म। तो बेटा बस ये 2 वैल्यू याद कर लो, इसके अलावा बाकी वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। ओके। यस सर। अच्छा, एक और बात, ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, इसमें ये क्लियर दिख रहा है, H is inversely proportional to radius of capillary। यस सर। इसका मतलब कैपिलरी जितना फाइन होगी, जितना थिन होगी, पानी उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। यस सर। आप ऐसी कोई कैपिलरी का एग्जांपल बताइए जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। पाइप। पाइप तो बहुत चौड़ा होता है पता है नहीं सर, वो वाला, वो कौन सा? पौधों को पानी देने वाला पाइप। अरे वो तो बहुत बेटा, मिलीमीटर, इसका रेडियस मिलीमीटर्स में होना चाहिए, तभी पानी चढ़ता हुआ दिखेगा। स्ट्रॉ भी बहुत चौड़ा होता है, स्ट्रॉ भी बहुत चौड़ा होता है। असली आपको कैपिलरी का मजा लेना है, देखना है, तो अपने घरों में जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है ना, हाँ अच्छा, हाँ उसके अंदर जो बहुत फाइन ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता है वो कैपिलरी है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले उसको ऊपर नीचे से तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके लिए तो वो है, या एक काम करो, अपनी दोनों फिंगर है ना, इसके बीच में जो जगह होती है, ये भी एक बहुत फाइन कैपिलरी होती है। अगर हम अपनी दोनों फिंगर को पानी में डिप करेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा उंगलियों के बीच में। कहीं कहीं बनती है, मेरे तो बनती नहीं है, देखो बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही, तो मेरे कैपिलरी नहीं बनती। कुछ लोगों की जगह होती है बीच में। हाँ देखो, अगर आपकी लाइट आती हुई दिखती है ना, तो आपकी कैपिलरी बन रही है, तो आपको पानी भी चढ़ता हुआ दिख जाएगा।
एक वो फाउंटेन पेन होता ना बचपन में, इंक हाँ वाला, सर, हाँ तो फाउंटेन पेन में भी हाँ, तो निब जो होती है, निब के बीच में वो फाइन कैपिलरी तो, कैपिलरी होती है। इसीलिए तो हाँ। अपन जब इंक को छिड़क कर उसको वापस टच कराते थे तो वो सक कर लेता था। तो वो हम्म। निब इंक को जो सक करता था, दैट इज कैपिलरी एक्शन। यस सर। इतने सारे फिनोमिना सोचो, मैं इस चैप्टर को जब से आपको हम्म। पढ़ा रहा हूं, कितने डेली फिनोमिना मैंने आपको बता दिए जो सरफेस टेंशन से हम्म। रिलेटेड है। देख लो, यस इतने सर। सारे फिनोमिना है, और उसके बाद हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हर चीज के पीछे इतना साइंस है। हाँ। तो बच्चों, बच्चा एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो कैपिलरी जितना फाइन होगी, पानी उतना ज्यादा चढ़ेगा। और सही बता दूं, हम्म। 1 मिलीमीटर रेडियस लेने पर भी कैपिलरी में पानी लगभग 2-3 सेंटीमीटर ही ऊपर चढ़ेगा, बस ये देखो, बहुत अच्छा। ज्यादा ऊपर इसमें भी नहीं चढ़ेगा। और अगर आपने थोड़ा हम्म। थिक कैपिलरी ले लिया, जैसे स्ट्रो की बात करें, हाँ। तो में आपको पानी ज्यादा चढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा वो। हाँ। ठीक है सर। ओके बच्चा, अभी इसमें और बहुत हम्म। सारे डिस्कशन करने हैं, लेकिन एक चीज आपको स्पेशल बतानी है। ये अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में काम नहीं आती, लेकिन हाँ कभी स्पेशली इस बारे में वो पूछ सकता है। फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें डायग्राम थोड़ा हम्म। और चौड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये कैपिलरी को पानी में डाला, पानी यहां तक ऊपर चढ़ गया। ये हेमी स्फीयर बना, हेमी स्फीयर में मान लो। हाँ। बच्चों, हम जो एच लेते हैं वो यहां से लेते हैं, यहां से लोअर सरफेस से। हम्म। हमने जो पानी लिया वो इतने सिलेंडर का मास लिया था, बस ये पानी लिया था। हमने जो एम लिया था, अच्छा। ये लिया था। ये कोने में जो पानी छुपा है ना, हम्म। हमने इसका एम नहीं लिया। अच्छा। तो अगर हम इसके एम को कंसीडर करके और इसको हेमी स्फीयर मान लें, तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। एच ये आएगा 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी माइनस r/3। दिस इज एक्चुअल फार्मूला। हम्म। लेकिन हम ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में ये स्टेप कभी नहीं लेते, बिकॉज वैसे भी r/3 h के सामने बहुत कम आएगा। वी कैन इग्नोर दिस। हाँ। लेकिन आप एक बार यस थोड़ा सर। सोचो, ये हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, इस वाले पानी का मास कैसे इंक्लूड करें, सोचो। सर हम लोग उसको पूरा पानी मान लेंगे और फिर हेमिस्फेयर का पानी माइनस कर देंगे। करेक्ट, यू आर करेक्ट। एक बार करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी, फार्मूला याद हो हाँ। जाएगा अपने आप। यस सर। अभी डिराइव करो। हम्म। यस सर, आ गया। ओके बच्चा,
बस इस फार्मूले को कभी कोई किसी न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में यूज मत करना, ये स्पेशल है। ओके सर। हो सकता है कभी ये डायरेक्ट हाँ पूछ ले तो हमारे काम आएगा, है ना। ओके। एक और बात बताओ, यहाँ पर स्मॉल आर जो है ये रेडियस ऑफ कैपिलरी है। मैंने तो अभी रेडियस ऑफ हाँ कैपिलरी ही बोला है, या यस रेडियस सर। ऑफ मेनिस्कस है। कैपिलरी। हमारे फार्मूले में ये कैपिलरी का रेडियस ही होता है। हाँ हेमीस्फीयर वाले केस में कैपिलरी का रेडियस और मेनिस्कस का रेडियस इक्वल हो जाएगा। हाँ ये स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे इफ इट इज हेमीस्फीयर। हाँ लेकिन अगर यस ये सर। हेमीस्फीयर नहीं है, अगर ये हेमीस्फीयर नहीं है, सपोज करो ये इतना बड़ा कोई स्फीयर होता और ये उसका पार्ट होता बस यहाँ तक इतना सा। अच्छा सर, तो फिर हम लोग इसका एंगल लेके करते फिर। एंगल ऑफ कांटेक्ट लेकर करते, करेक्ट। अब रेडियस हाँ ऑफ मेनिस्कस तो कर्वेचर तो ये होगा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, हाँ मेनिस्कस की जगह कर्वेचर लिख देते हैं। यस सर, कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कैपिलरी ये आर होगा, देखो ये वाला आर, ये वाला हाँ आर तो हाँ। होगा रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में रिलेशन इस थीटा से आ जाएगा। निकालो, रिलेशन निकालना है आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर में। यस सर। सर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। हम्म तो यहाँ पर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस से थीटा हो जाएगा। थीटा। कॉस हाँ थीटा जो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो स्मॉल आर इज यस इक्वल टू सर। कैपिटल आर कॉस थीटा हो जाएगा। हेमी स्फीयर हाँ वाले इसमें थीटा 0 डिग्री होगा, इसलिए स्मॉल आर और कैपिटल आर यस हो सर। जाएगा। तो ये, हाँ, ये रिलेशन भी कभी ना कभी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, इसे ध्यान रखना। अब कैपिलरी से रिलेटेड कुछ स्पेशल डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। एक बात बताइए, अगर आपको ये जो कैपिलरी का एक्सपेरिमेंट है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में करने को कहा जाए तो क्या होगा, एक बार सोचो इस बारे में। सर वो पानी ऊपर से निकल जाएगा। मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस में पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि ग्रेविटी अगर जीरो है, हाँ ग्रेविटी अगर जीरो है तो हमारा जो h है 2t हाँ cos थीटा अपॉन r रो जी, उसके अकॉर्डिंग h इनफाइनाइट हाँ आएगा। यस सर। अगर h इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये होता है हम इनफाइनाइट लेंथ तो ले नहीं सकते ट्यूब की। इसका मतलब नहीं पानी वो पार गिर हमारा जाएगा। ऊपर तक चला जाएगा, जितनी भी ट्यूब की लेंथ है वहां तक हाँ पानी चला जाएगा। लेकिन आपने जो एक बात कही ना, पानी बाहर आ जाएगा, ये गलत हो गया। अच्छा। पानी बाहर नहीं आएगा, लक्ष्य कि बाहर आने से एनर्जी कंजर्वेशन का वायोलेशन होता है सीधा सीधा। पानी यहाँ अच्छा। पहुंच जाएगा, यहाँ, और जब ये हाँ ऊपर पहुंचेगा ना
तो इसका सरफेस ऑटोमेटिक फ्लैट हो जाएगा, यानी कि शेप ऑफ मेनिस्कस का शेप चेंज हो जाएगा और ये थीटा 90 हो जाएगा। एक बार जब थीटा 90 हो गया तो आप खुद सोचो 2 पाई आर टी कॉस थीटा भी 0 हो गया। अब पानी को ऊपर ले जाने वाला भी कोई नहीं है और mg 0 है, नीचे लाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए पानी यहीं अटका रहेगा बस, ना तो ये नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। तो if experiment is performed in gravity free space, then water will rise up to upper end of the tube, but it will not come out. At the upper end, angle of contact will become 90 degree, so that 2 pi RT cos theta also becomes 0. ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट अगर आपको लिखवाना है तो लिखना है तो मैं बोल दूंगा, है ना? लिखो। यस सर। लिख लो। लिखो। If experiment is performed in gravity free space, if experiment is performed in gravity free space, ब्रैकेट में लिख दो बेटा g is equals to 0, then water will rise till upper end of the tube, but it will not come out, overflow, but it will not come out. Full stop. Yes sir. At upper end of the tube, surface of water will become flat, horizontal. Surface of water will become flat, horizontal. So that angle of contact becomes 90. Yes. And 2 pi RT cos theta becomes 0. बस 2 pi RT cos theta becomes 0. Yes sir. तो अगर हम ग्रेविटी, अच्छा ग्रेविटी फ्री स्पेस का सबसे इजी एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, है ना? हाँ। तो खैर वो तो अपन जानते ही हैं, इसलिए वहां पर डिस्कस करना बेकार है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस क्या है। वन मोर थिंग, सपोज कीजिए मैं आपको एक कैपिलरी का रेडियस कुछ इस तरह से देता हूं कि जो पानी ऊपर चढ़ा इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। सपोज एक कैपिलरी है, उसमें पानी 5 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, कैपिलरी को जो लेंथ है ना पानी के बाहर, हाँ, वो 5 सेंटीमीटर छोड़ी ही नहीं। मैंने पानी के बाहर जो कैपिलरी की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ही छोड़ी, लेकिन पानी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 5 सेंटीमीटर चढ़ सकता था। अब क्या होगा ये? अब सोचो क्या होगा। सर 4 ही चढ़ेगा। 4 ही चढ़ेगा तो फिर इसका क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं पानी को, जब तक पानी mg को बैलेंस नहीं कर देता जब तक वो ऊपर चढ़ता रहेगा। अब यहाँ तो m कम हो गया ना, पहले तो 5 सेंटीमीटर का m लेना था, अब 4 सेंटीमीटर का m लेना है, तो यहाँ तो m तो पानी लगातार गिरता रहेगा। कहाँ? बाहर। हाँ, बाहर नहीं आ सकता पानी, जैसा कि पहले डिस्कशन में बताया, किसी भी हालत में हाँ, पानी एनर्जी कैपिलरी से बाहर नहीं आएगा।
सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पे जो हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है वो कम हो जाए। बेटा surface tension is the property of a particular liquid. It only depends on the हाँ temperature of liquid as well as impurities. It does not depend on the solid in contact. तो सरफेस टेंशन तो ओके फिक्स है, पानी का सरफेस टेंशन 0.07 के हम्म आसपास होता है न्यूटन पर मीटर, शायद, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है ये डेटा, अभी सर्च करता हूँ। लेकिन सरफेस टेंशन को बेटा चेंज नहीं कर सकते हम। पॉइंट 0.07 थीटा भी सेम ही रहता है। मैंने सही बताया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। हाँ, क्या हाँ कह रहे हो? हम थीटा भी तो सेम ही रहता है, वो भी चेंज नहीं होता है। नहीं, थीटा हो जाता है बेटा, थीटा फोर्सफुली चेंज हो जाता है। अच्छा अभी अपन ने पिछले डिस्कशन में भी तो बताया था थीटा 90 हो गया। हाँ तो हाँ यहाँ हाँ पर भी वही होगा, पानी ऊपर जाएगा ना, हाँ यहाँ जाकर थीटा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और इतना एडजस्ट करेगा ताकि वो 5 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर के पानी को बैलेंस करे, बस वेट को। ठीक है तो मेरा क्वेश्चन ही ये, कैलकुलेट नया थीटा। मेरा ओके क्वेश्चन यही था कि अब बताइए ऊपर हम्म जाकर जो थीटा चेंज होगा वो नया थीटा कितना आएगा। ओके सर पुराना थीटा कितना था? 0 डिग्री। ओके बाय डिफॉल्ट 0 लेना है आपको पानी का थीटा, पानी और ग्लास का। ठीक है 37 डिग्री। हाँ सही है बेटा। हम जानते हैं पहले वाला जो इक्वेशन था वो था 2 पाई आर टी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। हम्म तो यहाँ पर यस जो, सर हाँ, अब जो नया इक्वेशन आएगा वो आएगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम डैश। दोनों को अगर हम्म डिवाइड कर दें तो कॉस 0 डिग्री अपॉन कॉस थीटा एम अपॉन एम डैश आएगा। और हम जानते हैं मास यस इज सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, तो ये 5/4 आ जाएगा। हाँ तो यस नया सर कॉस थीटा 4/5 आ गया, तो थीटा 37 इज करेक्ट। यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन करो। एक कैपिलरी में पानी ऊपर चढ़ा और उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी यू है। ठीक है जितना पानी ऊपर चढ़ा उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है। हाँ अगर मैं कैपिलरी का रेडियस डबल कर दूं हम्म तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी नई वाली, ये सोचकर बताना, थोड़ा सा लोचा है इसमें। और ये आज का हाफ हो लास्ट जाएगी। क्वेश्चन है, बस बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। हाँ बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी? नहीं सर हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी U/2। हाँ, पहले वाला आंसर सही था आपका। हाँ सेम रहेगी। अभी निकालते हैं, मुझे भी आंसर तो याद नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सर एम पर जी, जैसे हम लोग एक मिनट, सेम ही रहेगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। हाँ वही क्योंकि H कम होगा M डबल हो जाएगा। हाँ, अब याद करो, एम जी हाँ था 2 पाई आर टी कॉस थीटा, ये तो एम जी हाँ था, यस सर हाँ इनटू एच। और एच भी इनवर्सली हाँ प्रोपोर्शनल टू रेडियस था, तो वो रेडियस कट जाएगा, आ रहा है हाँ तो सेम पोटेंशियल रहेगा। एनर्जी सेम आएगा। हम्म और भी डिस्कशन है, छोटे मोटे हैं लेकिन अच्छे हैं। एक